नमस्कार साथियों, मैं हूं दिलीप चौधरी और आप सभी का मैं मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, भारतीय संविधान हमारी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में विशेष रूप से उपयोगी होता है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम भारतीय संविधान में जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है मूल अधिकार, इस टॉपिक को लेकर के आए हैं। मूल अधिकार क्या होते हैं, इनकी आवश्यकता हमें क्या होती है और मूल अधिकारों से किस तरह से प्रश्न किए जाते हैं, वो सारी चीज़ें हम एक एक करके यहाँ आज समझने वाले हैं। तो साथियों, थोड़ा धैर्य बनाए रखिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। और यदि आपको ऐसा लगे कि यहाँ पे कोई भी प्रतियोगी परीक्षा, चाहे वो किसी भी स्तर की है, उससे के अप्रॉक्स यानी उसके लेवल के हिसाब से हम अगर नहीं पढ़ा रहे हैं तो आप हमें कमेंट के माध्यम से सूचित करें, क्योंकि मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं, आप जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं देंगे वहां पे जो मैं इस क्लास में आपको मूल अधिकार पढ़ाने जा रहा हूं, उस टॉपिक से बाहर एक भी प्रश्न बनेगा नहीं। मैं कोशिश करूंगा कि पूरे प्रश्न जो या इस टॉपिक से बन सकते हैं उनको यहीं पर बताया जाए। चलिए शुरू करते हैं मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट्स को। मूल अधिकार, इनके कई और भी नाम हैं, जैसे मौलिक अधिकार, मूलभूत अधिकार। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मूल अधिकार, मौलिक अधिकार और मूलभूत अधिकार क्या अलग तो नहीं है। बिल्कुल नहीं है साथियों, ये सारी एक ही बात है। चाहे मूल अधिकार हो, मौलिक अधिकार हो, चाहे मूलभूत अधिकार हो। अब बात आती है कि इन मूल अधिकारों की हमें आवश्यकता क्या हो। तो सबसे बड़ी चीज है, एक देश का विकास हो रहा है, एक राज्य का विकास हो रहा है, उस राज्य के अंतर्गत उसके नागरिकों के पास यदि फ्रीडम नहीं होगा, यदि इक्वलिटी नहीं होगी, समानता नहीं होगी, स्वतंत्रता नहीं होगी, न्याय नहीं होगा, जस्टिस नहीं होगा, तो फिर वह राज्य के नागरिक क्या अपना खुद का विकास कर सकेंगे? और जब राज्य के नागरिकों का विकास नहीं होगा तो साथियों, क्या वह राज्य या देश कभी विकसित हो पाएगा? तो सीधी बात यह है कि यदि आपको अपने देश का विकास करना है तो आपको अपने राज्यों के नागरिकों को अभी विकास करना पड़ेगा। तो उन नागरिकों का विकास कैसे हो, उनका मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, शैक्षिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, हर प्रकार से कैसे विकास किया जाए, तो इसलिए भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक को क्या देता है? मूल अधिकार देता है। उन मूल अधिकारों के माध्यम से आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, आप देश के किसी भी हिस्से में आ भी सकते हैं, जा भी सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी व्यापार कर सकते हैं। इसके साथ ही जितनी भी नौकरियां होंगी उनके अंदर भी आपको अवसर की समानता में दी जाएगी। इसके साथ ही आपको कानून के समक्ष भी समानता दी जाएगी। चाहे किसी भी स्तर का कोई व्यक्ति है, चाहे वो किसी भी पद पर है, उसके आपको इक्वल माना जाएगा, इक्वलिटी मानी जाएगी। संविधान की नज़र में देश का प्रत्येक नागरिक उसका एक स्तंभ है और उसके लिए सभी नागरिक एक समान हैं। तो वही चीज़ें इस मूल अधिकार में डाली गई। कई विद्यार्थी सोचते होंगे कि मूल अधिकार राज्य ने या देश ने हमें प्रदान किया तो यह हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा उपकार है। नहीं साथियों, ऐसा कुछ नहीं है। राज्य ने आपको मूल अधिकार दिया तो यह आपके ऊपर कोई उपकार नहीं है साथियों। राज्य की यह जिम्मेदारी बनती है कि वह अपने नागरिकों को फ्रीडम दे, इक्वलिटी दे, समझ रहे हो आप, जस्टिस दे। ये उसकी मूल कह सकते हैं उसका मूल कर्तव्य है राज्य का। जो राज्य का मूल कर्तव्य है ना, वो आपका मूल अधिकार हुआ। समझ गए? अब थोड़ा सा हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि मूल अधिकार होते क्या हैं और इनकी स्टार्टिंग कैसे कैसे हुई थी। अगर दुनिया की हम बात करें तो सबसे पहले जो मूल अधिकार प्रदान किए गए थे वो ब्रिटेन के नागरिकों को प्रदान किए गए थे, जो मैग्ना कार्टा के माध्यम से दिए गए थे। इसीलिए भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसको कहा जाएगा? इन मूल अधिकारों को, क्योंकि मूल अधिकार सबसे पहले ब्रिटेन ने मैग्ना कार्टा के रूप में प्रदान किए थे अपने नागरिकों को। उसी तरह भारतीय संविधान ने भी मूल अधिकार दिए। इसलिए जो भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा।
भारतीय संविधान का क्या कहा जाएगा? मैग्ना कार्टा। ठीक है। अब इन मूल अधिकारों के लिए सबसे पहले जो डिमांड की गई वो 1931 के कराची अधिवेशन में की गई। कराची अधिवेशन। और ये कराची अधिवेशन, इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस कांग्रेस अधिवेशन में, देश की स्वतंत्रता से पहले की मैं बात आपसे कर रहा हूं, इस कराची अधिवेशन में सबसे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल की ओर से यह मांग रखी गई कि भारतीय, जब हम आज़ाद होंगे तो उसके बाद प्रत्येक नागरिक के लिए कुछ मूल अधिकार भी हम प्रदान करेंगे। जैसे ही भारत को स्वतंत्र करने की चर्चाएं शुरू हुई, 1946 में कुछ कमेटियां बनी। उनमें से एक कमेटी बनाई गई थी मूल अधिकार समिति। मूल अधिकार समिति। इस मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष भी किसको बनाया गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही बनाया गया। और इस मूल अधिकार समिति ने इन मूल अधिकारों को प्रॉपर रूप से इनके ऊपर कार्य किया। इस प्रकार से जब भारतीय संविधान बनने लगा तो भारतीय संविधान के तीसरे भाग में इन मूल अधिकारों को जगह दी गई। तो वर्तमान में जो मूल अधिकार हैं वो हमारे संविधान के कौन से भाग में हैं? तीसरे भाग में हैं। भारतीय संविधान में आपको पता है 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान में। पहले 8 अनुसूचियां हुआ करती थी, भाग वही 22 थे। एक भाग, 7वां जो भाग है, उसको हटा दिया गया है और उसको हटाया गया था 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा। जो राज्य पुनर्गठन आयोग बना था उसके माध्यम से संविधान के 7वें भाग को हटा दिया गया है। ठीक है, आप याद रखेंगे। तो भाग 3 जो है उसमें मूल अधिकार जो है उनको रखा गया है। अब बात आती है कि मूल अधिकार भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से प्रेरित हैं? तो अमेरिका जो है, संयुक्त राज्य अमेरिका, इसको यूएसए भी लिख सकते हैं अपन, यूएसए, इस देश के संविधान से मूल अधिकार प्रेरित होकर भारतीय संविधान में लिए गए। अगर आपसे पूछा जाए विदेशी स्रोतों से संबंधित जब प्रश्न आपका आएगा कि भाई कौन कौन सी चीजें कहां कहां से ली गई, आपको पता है भारतीय संविधान को उधार का थैला कहते हैं। उसका कारण था कि हमने बहुत सारी चीजें जो विदेशी संविधान थी उनमें से ग्रहण करी थी। हालांकि ये सारी मूल चीजें हमारे पुरातन काल में, वैदिक काल, सिंधु सभ्यता काल, इसके अलावा मौर्य काल, गुप्त काल और महाजनपद काल, उस जमाने में चीजें प्रचलित थी। लेकिन भारत, जब दुनिया स्वतंत्र हो रही थी, हम गुलाम हुए थे मुगलों के, उसके बाद अंग्रेजों के। इसलिए सारी दुनिया ने उन चीजों का पेटेंट करा लिया, उन्होंने लागू कर दिया उन चीजों को। इसलिए आज भी जो हमारी ही चीजें हमने हमारे संविधान में डाली उन्हें विदेशी मान लिया जाता है। इसलिए भारतीय संविधान को कहा गया उधार का थैला। तो मूल अधिकार जो हैं वो भाग 3 में हैं और इन्हें भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इनसे संबंधित सबसे पहली जो बात उठाई गई वो 1931 के कराची अधिवेशन में उठाई गई। और मूल अधिकार समिति जब बनाई गई, जब संविधान बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई थी 9 दिसंबर 1946 से, तो एक कमेटी बनी मूल अधिकार समिति, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और उन्होंने अमेरिका के संविधान से प्रेरित होकर इन मूल अधिकारों को भारतीय संविधान में शामिल किया। ठीक है, तो ये तो हुई इनके बारे में बिल्कुल जनरल सी बात। ये कोई बड़ी बात नहीं बताई अभी मैंने, बहुत छोटी छोटी बातें बता रहा हूं, लेकिन ये छोटी छोटी बातें जो है ना वो बहुत काम की होती हैं साथियों। अब यहाँ समझने की बात और क्या है? समझने की बात यह है कि जो ये मूल अधिकार हैं इनकी आवश्यकता नागरिकों को क्या थी। तो मैं अभी आपको पहले बता चुका था कि प्रत्येक व्यक्ति के मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, राजनैतिक, साथ ही सांस्कृतिक विकास के लिए जो अधिकार आवश्यक थे उन्हें मूल अधिकार कहा गया। ठीक है, कोई रटना नहीं है आपको, आप समझो बस केवल, क्योंकि इसकी कोई परिभाषा नहीं पूछने वाला आपसे। आपसे सीधा प्रश्न आएगा कि मूल अधिकार संविधान के कौन से भाग में है, मूल अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित है, मूल अधिकारों को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। उसमें 4 ऑप्शन मिलेंगे, नीति निर्देशक तत्व भी मिल जाएगा और कुछ ऑप्शन मिल जाएंगे उस तरह के। ठीक है, और इनको कौन से अधिवेशन में सबसे पहले मांग उठाई गई और कौन सी समिति ने इनको बनाया था। ठीक है, वो चीज आप याद रखेंगे। अब जो मूल अधिकार हैं ये भारतीय संविधान में कहाँ विस्तृत हैं? तो ये अनुच्छेद 12 से स्टार्ट होते हैं साथियों और ये जाते हैं 35 तक। अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक भारत में जो मूल अधिकार हैं
इनको शामिल किया गया है। अब भारतीय संविधान में 22 भाग हैं। पहला भाग जिसमें 4 अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 1, 2, 3 और 4। दूसरा भाग जिसमें नागरिकता है और उसमें 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 तक है। ठीक है, उसमें टोटल आपके 7 अनुच्छेद हो जाते हैं, 5 से लेकर के 11 तक। और उसके बाद है मूल अधिकार, ये भाग 3 में आएगा, जो अनुच्छेद 12 से शुरू होगा और 35 तक जाएगा। अब मूल अधिकार और एक ऐसी ही एक व्यवस्था और है भारतीय संविधान में, वो है मूल कर्तव्य। थोड़ा यहां भी इनके बारे में मैं बता देता हूं हल्का सा। मूल कर्तव्य ये क्या है? तो साथियों, मूल कर्तव्य ये यूएसएसआर, या इसको मैं कह सकता हूं सीधी सी बात है रूस, उस जमाने में यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रूस हुआ करता था। वर्तमान में केवल रूस है। 1991 में रूस का डिवाइडेशन हो गया, विभाजन हो गया, संयुक्त जो सोवियत रूस था वो टूट गया और अब केवल वर्तमान में रूस है। उससे कुछ देश आजाद हुए थे, कजाकिस्तान और ये। ठीक है, तो मूल कर्तव्य कहां से लिए थे हमने? रूस से लिए थे। तो ये अलग ही मूल कर्तव्य नागरिकों के लिए हैं। भाई बात ये हुई कि मूल अधिकार जब राज्य प्रदान कर रहा है नागरिकों को, तो नागरिकों के भी उस राष्ट्र के प्रति कुछ कर्तव्य बनते हैं और उन कर्तव्यों का राष्ट्र के नागरिक पालन करें। इसलिए मूल कर्तव्य 1976 में जोड़े गए थे, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। तो इनके बारे में हम बाद में बात कर लेंगे, बस इसलिए मैंने यहाँ पे बताया मूल कर्तव्य, कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाएं। मूल कर्तव्य हमारे कर्तव्य हैं, नागरिकों के कर्तव्य हैं, और मूल अधिकार भी हमारे अधिकार हैं, समझ रहे हो? तो मूल अधिकार कौन देता है हमको? संविधान प्रदान कर रहा है, राज्य प्रदान कर रहा है। और मूल कर्तव्य ये हमारे खुद के कर्तव्य, हम राज्य के लिए क्या करेंगे। ठीक है, या जैसे हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखें, आपस में भाईचारा बनाए रखें, सदैव राष्ट्र की प्रगति में साधक बने ना कि बाधक। ठीक है, तो वो सारी चीजें किस में आएंगी? मूल कर्तव्यों में आएंगी। उसको हम अलग कर लेते हैं। अभी हम बात करेंगे मूल अधिकारों को लेकर के। अब देखिए, मूल अधिकार जो अनुच्छेद 12 से लेकर के कहां तक है? 35 तक। ठीक है, अब इनके बारे में एक एक करके बात कर लेते हैं कि भाई कौन कौन से मूल अधिकार हमारे हैं वर्तमान में और इनको कब कब शामिल किया गया, क्या प्रक्रिया रही इनकी। तो उस पर थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि आपको तकलीफ ना हो, आराम से ले लीजिए। ठीक है, आगे स्टार्ट करूं? देखिए, मूल अधिकारों की जो संख्या प्रारंभ में थी वो थी 7। कितने मूल अधिकार थे? 7 मूल अधिकार थे। वर्तमान में कितने? 6। नो टेंशन हो जाइए, बस आपको शांति के साथ सुनना है केवल। ठीक है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं सोचना, बस मैं जो कह रहा हूं वो ध्यान से सुनते जाइए। ये मूल अधिकार चैप्टर में बिल्कुल आराम से आपका क्लियर कर दूंगा। ठीक है, नो टेंशन रहिए। पहला है, 7 मूल अधिकार थे। इनमें सबसे पहला जो मूल अधिकार है वो है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। छठवां है संपत्ति का अधिकार। और सातवां था उस जमाने में, मैं पहले बता रहा हूं सबसे पहले कि कितने थे। ठीक है, फिर बाद में बात करेंगे अब कितने हैं। सातवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, ये 7 जो हैं मूल अधिकार हमारे भारतीय संविधान में शामिल थे। समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, यानी ये समानता की बात करता है कि भाई सारे लोग जो हैं वो सभी समान हैं। स्वतंत्रता का अधिकार, ये सभी लोगों को स्वतंत्र, विभिन्न स्तरों पे स्वतंत्र करेगा। अभी एक एक करके इनके अंदर भी हम समझने वाले हैं कि भाई
ये स्वतंत्रता किस किस अनुच्छेद में दी गई है, किस किस स्तर पे दी गई है, ठीक है, किस किस प्रकार की हमें स्वतंत्रता प्रदान करता है संविधान। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, कि किसी व्यक्ति का शोषण नहीं करेंगे। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता, तो धार्मिक रूप से भी स्वतंत्रता दी जाएगी, तो इसमें भी आपके कौन कौन से अनुच्छेद हैं वो सारा बताने वाला हूँ। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, तो शिक्षा और संस्कृति का अधिकार अल्पसंख्यकों के लिए है ये। छठवां है संपत्ति का अधिकार, और सातवां था संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब यहाँ देख लीजिए, जो समानता का अधिकार है ये स्टार्ट होता था अनुच्छेद 14 से लेकर के और 18 तक। स्वतंत्रता का अधिकार शुरू होता था अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार शुरू होता था अनुच्छेद 23 से लेकर के और 24 तक। धार्मिक स्वतंत्रता आता था अनुच्छेद 24 से 28 तक। शिक्षा और संस्कृति का जो अधिकार है ये अनुच्छेद 29 से 30 तक आता था, और अनुच्छेद 31 में आपके आ जाता था संपत्ति का अधिकार, और उसके बाद आता था संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये अनुच्छेद 32 में आता था। अब आप सोचेंगे कि सर दो अनुच्छेद तो आपने बताया था कि मूल अधिकार जो हैं ये तो अनुच्छेद 12 से 35 तक हैं, लेकिन आपने तो दो अनुच्छेद तो इससे पहले गायब कर दिए और 3 बाद के गायब कर दिए। तो पहले अपन पहले वाले जान लेते हैं, अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 जो है इसमें मूल अधिकारों का अर्थ व परिभाषा है, अर्थ और परिभाषा, ठीक है। और उसके बाद है अनुच्छेद 13, तो इसमें पृथक्करण करने वाली विधियां जो हैं उनको असंगत जो हैं उनको अवैध बताया गया है या असंवैधानिक बताया गया है। अब थोड़ा सा देखिए, मैं अभी इसको समझा रहा हूं, आप परेशान ना हुआ बिल्कुल भी। अनुच्छेद 12 में कहा है मूल अधिकारों का क्या अर्थ होगा और क्या इनकी परिभाषा होगी। तो मूल अधिकारों का अर्थ और परिभाषा क्या है कि राज्य द्वारा अपने नागरिकों के मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विकास के लिए आवश्यक अधिकारों को मूल अधिकार कहा जाता है, ठीक है। तो ये इनका अर्थ और परिभाषा हो जाती है। कौन प्रदान करता है? राज्य प्रदान करता है। राज्य शब्द आपके कहाँ आता है? अनुच्छेद 12 में आता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो अनुच्छेद 12 में मूल अधिकारों का अर्थ और परिभाषा क्लियर है। उसके बाद आ जाता है अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 में क्या बात कही है? पृथक्करण करने वाली विधियां असंगत हैं, असंवैधानिक है। इसको समझो क्या है। कुछ नहीं है, बहुत छोटी सी बात है। छोटी सी बात यह है साथियों कि आपको कोई अधिकार प्रदान किया, मानो आपको अधिकार प्रदान किया कि आप डेली पाव खा सकते हो, पाव भाजी आप खा सकते हो डेली, समझ रहे हो मेरी बात? ये आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक है। ये जो पाव भाजी है ये आपके स्वास्थ्य के लिए किसने बताया है? डॉक्टर साहब ने बताया कि भाई आप डेली पाव भाजी खाया करें। अब आपके घर वाले जो हैं यानी आपकी माताजी हैं, उन्होंने आज कल को कोई और खाना बनाया और आपको पाव भाजी नहीं बनाया, समझ रहे हो? तो यह क्या होगा? असंवैधानिक होगा। आपके साथ वो क्या कर रहे हैं? स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं ना। समझो, बड़ी नॉर्मल सी बात है। भाई पाव भाजी खाने के लिए डॉक्टर ने आपको बताया कि भाई डेली आप रोटी नहीं खाएं क्योंकि वो बहुत हैवी होती है, आपका शरीर इस लेवल का नहीं है, तो आप हल्की चीज खाओ, भी पाव भाजी खाओ, तो उससे ठीक रहेंगे आप, ठीक है। लेकिन आपके घर वालों ने क्या बनाया? और खाना बनाया और आपके लिए पाव भाजी नहीं बनाया, तो ये क्या होगा? असंवैधानिक। तो यहां पे डॉक्टर क्या कहेगा कि भाई आपने तो इसको बीमार कर दिया। तो यहां पे कोर्ट कहता है, डॉक्टर नहीं कहता, यहां पे कोर्ट कहता है कि आपको कोई अधिकार दे दिया। अब जो राज्य है, मम्मी पापा यानी राज्य, वो आपको क्या प्रदान नहीं कर रहे? वो चीज प्रदान नहीं कर रहे जो आपके लिए चाहिए, बल्कि वो तो अलग ही कुछ आप पर चीजों को बदल रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में उनको क्या माना जाएगा? असंवैधानिक माना जाएगा। अब मान लीजिए आपके घर वालों ने पाव भी बनाया, भाजी भी बनाई और साथ में और भी खाना बना दिया, तो ठीक है, उसमें से अपने काम का कौन सा है? ये वाला, ये अपन खा लेंगे, बाकी का वेस्टेज है, बाकी को क्या कर देंगे? असंवैधानिक, हमारे काम का नहीं है। यही चीज यहां पे है कि जो भी कानून ऐसे बनाए जाएंगे जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करेंगे, उन कानूनों को जो पृथक्करण करने वाली विधियां होंगी और वो आपके मूल अधिकारों से असंगत होंगी, उनको असंवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा।
बड़ी सिंपल सी बात है, सीधी सीधी बात यह है कि ये अधिकार आपको प्रदान किया गया है, ठीक है, और कानून बनाया गया ये, तो ये कानून जो है ये वहीं तक लागू होगा जहां तक इस कानून की पालना ये वाला कर रहा है। जब ये कानून जो आपके लिए प्रदान किया गया, ये आपका पर्सन यानी आप व्यक्ति हो, आपके लिए ये कानून है, आपका ये अधिकार है, और ये वाला अधिकार तभी तक लागू होगा जब ये इसका पालन करेगा। अगर इसका पालन नहीं कर रहा है ये वाला, तो इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा। बड़ी सिंपल सी बात है, कोई टफ बात नहीं है। कहने का आशय यह है कि मूल अधिकार हमेशा लागू रहेगा और संसद ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी जिससे आपके मूल अधिकारों का हनन हो रहा हो, आपके मूल अधिकार छीने जा रहे हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाला आप यहाँ पे क्लियर कर लीजिए। अनुच्छेद 12 जिसमें मूल अधिकारों का अर्थ और परिभाषा है, और अनुच्छेद 13 में ऐसे कानून हैं जो संसद अगर बनाती है जिससे कि आपके मूल अधिकारों से वो असंगत हैं तो उनको असंवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा। बड़ी सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये वाला तो आपके 12 और 13 हो गया। अब हम बात करेंगे समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 तक, स्वतंत्रता का अनुच्छेद 19 से 22 तक, ठीक है। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। अब आप लिख मत लेना, पाव भाजी लिख लो कहीं पे कि गुरुजी ने तो बताया था पाव भाजी और हमने तो पाव भाजी लिखा ही नहीं है। देखिए अब ये जो छठवां है संपत्ति का अधिकार, इसको हटा दिया, वर्तमान में ये लागू नहीं है। वर्तमान में जो मूल अधिकार हैं उनकी संख्या कितनी है साथियों? उनकी संख्या है 6। वर्तमान में कितने मूल अधिकार? मूल अधिकारों की संख्या वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या है 6। कौन सा हटा दिया है? ये वाला हटा दिया है, संपत्ति का अधिकार, इसको हटा दिया, ठीक है। हटा करके इसको क्या बना दिया? कानूनी अधिकार। ये अब एक कानूनी अधिकार है। ये कैसा अधिकार है साथियों? कानूनी अधिकार है, और इस कानूनी अधिकार को भी संविधान में जगह दी गई है। देखो, मूल अधिकारों से हटाया है संपत्ति के अधिकार को, संपत्ति रखने का अधिकार आज भी आपके पास है, लेकिन वो एक कानूनी अधिकार है, और इसे अनुच्छेद 300 ए, अगर हिंदी में आ जाए तो 300 का, ठीक है। ये हिंदी इंग्लिश का चक्कर थोड़ा सा समझ लेना। जैसे अनुच्छेद ए से स्टार्ट होता है, कोई भी उप अनुच्छेदों की बात आएगी तो ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है, और हिंदी में वो शुरू होगा कै कबूतर से, कै खे गे घे इया, ठीक है, उस तरह से चलेगा। तो कानूनी अधिकार है वर्तमान में संपत्ति का अधिकार, और इसे अनुच्छेद 300 ए या 300 का में रखा गया है। और अब आपसे प्रश्न ये करेगा कि इसको हटाया कब गया था? तो संपत्ति का अधिकार कब हटाया गया था? तो ये हटाया गया था 44वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा। तो किसने हटाया इसको? 1978 में। तो आपसे कई बार ऐसा पूछ लेता है कि भाई संपत्ति का अधिकार किस प्रधानमंत्री के समय हटाया गया? तो आपको यह भी याद रखना है कि इस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इस समय भारत के प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई ये सबसे उम्र दराज प्रधानमंत्री थे भारत के, और ये गुजरात से बिलोंग करते थे, मोरारजी देसाई, ठीक है। बहुत ही पावरफुल लीडर रहे थे उस जमाने के। तो इनके टाइम पर 44वां संविधान संशोधन किया गया 1978 में, और उसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया, जिसे अनुच्छेद 300 ए या 300 का में रखा गया। कोई दिक्कत यहां तक? तो वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? 6। पहले कितनी थी? 7। एक आपसे पूछ सकता है कि भाई संपत्ति का अधिकार कौन से अनुच्छेद में आता था? 31 में आता था। अब कहां है? अब 300 ए में है। कैसा अधिकार है? अब कानूनी अधिकार है, अब मूल अधिकार नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं, फटाफट ले लो। चलिए, पहला अधिकार हम पढ़ने वाले हैं समानता का अधिकार, और आप चाहो तो अनुच्छेद 12 और 13 को भी लिख सकते हो। लिख लीजिए, मैं बोल देता हूं। अनुच्छेद 12 में लिखना है, इसमें मूल अधिकारों का अर्थ व परिभाषा है। इसमें मूल अधिकारों का अर्थ व परिभाषा है। अनुच्छेद 13 भी लिख लीजिए।
अनुच्छेद 13, इसमें लिखिए, इसमें राष्ट्र द्वारा बनाई गई, इसमें राष्ट्र द्वारा बनाई गई ऐसी विधियां जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करती हैं, राष्ट्र द्वारा बनाई गई ऐसी विधियां जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करती हैं को असंवैधानिक माना जाएगा, को असंवैधानिक माना जाएगा। ठीक है, तो ये 12-13 हो गया। अब आ जाइए समानता के अधिकार पे। समानता का अधिकार, देखिए इसकी पहली बात, जो समानता, ये जो मूल अधिकार हैं, इनके बारे में सबसे पहले जानकारी हमको कहाँ से ये श्योरिटी हुई कि भाई ये हमें प्रदान किए जा रहे हैं, कि भाई हमें मूल अधिकार मिलेंगे। कैसे पता लगा हमको? तो पहले पता लगा हमको उद्देश्य प्रस्ताव से। जब जवाहरलाल नेहरू 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव लेकर आए थे, तो उस उद्देश्य प्रस्ताव, जिसे वर्तमान में हम प्रस्तावना कहते हैं, उसमें बात की गई थी समानता की, स्वतंत्रता की, न्याय की, बंधुता की। ठीक है, तो वहां से हमको जानकारी मिलती है कि मूल अधिकार हमको प्राप्त होंगे, भारत के नागरिकों को। तो बात करेंगे समानता का अधिकार। ये समानता जो है ये कहां से आई? समानता की जो बात सबसे पहले उठती है वो उठती है फ्रांसीसी क्रांति से। फ्रांसीसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति किसके टाइम पे हुई? लुई 14वें के टाइम पे हुई। लुई 16वें के टाइम पे। लुई 16वां एक राजा था, लुई 16th, कहाँ का? फ्रांस का। उसके टाइम पर फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। बास्तिल के दुर्ग को लोगों ने तोड़ फोड़ दिया था और वहाँ से जो कैद सैनिक थे उनको आज़ाद करा लिया था और राज्य के समस्त सैनिकों को मार दिया गया था। वो एक ऐसी क्रांति थी जो पाव रोटी को लेकर शुरू हुई थी। पाव रोटी, ठीक है, वहाँ पे जो रोटी होती थी उसको लेकर के स्टार्ट हुई थी, क्योंकि लोगों के पास खाने के लिए रोटी नहीं थी। वो सबसे बड़ी समस्या थी, इसलिए वहाँ पे समानता को लेकर के क्रांति हुई। उस फ्रांसीसी क्रांति से भारतीय संविधान ने भी इस समानता शब्द को लिया है। ठीक है, जो अनुच्छेद 14 से 18 तक वर्णित है। देखिए अब क्या है समानता। समानता कहती है किसी भी व्यक्ति को विशेष नहीं माना जाएगा, विशेष नहीं माना जाएगा। ठीक है, सभी को समान माना जाएगा। तो ये दो चीजें आप याद रखेंगे। एक होता है सभी को समान माना जाएगा, भाई मान लिए सब समान, लेकिन एक दो को क्या कर दिया? विशेष अधिकार दे दिया। तो हमारे देश में किसी को भी विशेष अधिकार नहीं मिलेगा। इस समानता के अधिकार में आप सबसे पहले अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और 18, ये आप 4-5 अनुच्छेद पढ़ेंगे। 14, 15, 16, 17, 18। ठीक है, एक एक हम समझने वाले हैं। तो समानता क्या कहती है? सभी व्यक्तियों को समान माना जाएगा और किसी को भी विशेष नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पे अनुच्छेद जो 14 है वो 14 समझिए। तो सबसे पहले ये प्रॉपर पूरा समझ आ जाएगा। जब तक अपन पूरा नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको समानता थोड़ा सा अजीब लगेगा। तो हम यहाँ समझिए, अनुच्छेद 14 कह रहा है विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता, समता यानी समानता, वह विधि का समान संरक्षण, विधि के समक्ष समता व विधि का समान संरक्षण। तो इसमें जो विधि के समक्ष समता, जो पहली वाली ये लाइन है, ये हमने ली है ब्रिटेन से। किस देश से ली है? ब्रिटेन से। और दूसरी जो बात है विधि का समान संरक्षण, ये हमने लिया है यूएसए से। मैं एक एक चीज बता दूंगा आपको कि कौन सी चीज कहां से पूछी जा सकती है। ठीक है, हर चीज बता के चलूंगा, तो बस आप केवल फोकस रखिए, प्रॉपर रूप से इसको देखते रहिए। विधि के समक्ष समता किस देश से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। और विधि का समान संरक्षण यूएसए से लिया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है। विधि के समक्ष समता क्या बात कहती है? समानता क्या बात कहती है? ये कहती है कि कानून की नजर में, कानून के समक्ष सभी लोग समान माने जाएंगे।
किसी को विशेष अधिकार नहीं मिलेगा। लेकिन हमारे देश में 4 लोग ऐसे हैं जिनको विशेष अधिकार हैं। कौन कौन है, बात कर लेते हैं। पहला व्यक्ति है राष्ट्रपति, दूसरा व्यक्ति है राज्यपाल, तीसरे व्यक्ति हैं संसद सदस्य और चौथे व्यक्ति हैं राज्य विधानमंडलों के सदस्य। राज्य विधान मंडलों के सदस्य। एक एक चीज समझाऊंगा बहुत अच्छे से। विधि के समक्ष समानता मतलब कानून की नजर में सभी लोग कैसे माने जाएंगे, समान माने जाएंगे। कहां से लिया हमने, ब्रिटेन से लिया, और हमारे भारतीय संविधान के समानता के अधिकार में ये अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ है कि कानून नजर में सब लोग समान माने जाएंगे। और आगे है कानून का समान संरक्षण मिलेगा, विधि का समान संरक्षण मिलेगा, यानी कानून सबको एक जैसा संरक्षण प्रदान करेगा। लेकिन ये जो मूल अधिकार है इसके ये 4 लोग अपवाद हैं। क्या है ये, अपवाद। तो आप इसको याद रखेंगे कि भाई अनुच्छेद 14 के अपवाद कौन कौन है। तो 4 लोग हैं, राष्ट्रपति, राज्यपाल, संसद सदस्य और राज्य विधानमंडलों के सदस्य। राष्ट्रपति और राज्यपाल इन दोनों को अनुच्छेद 361 के अनुसार, अनुच्छेद 361 के अनुसार जब तक ये लोग पद पर रहेंगे ना तब तक इनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, चाहे कोई भी केस इन्होंने किया हो। समझ गए, कोई भी कांड ये करके आए हैं लेकिन इनको अनुच्छेद 361 के अनुसार गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा। ठीक है, और यदि इनको गिरफ्तार, कोई ऐसी परिस्थिति है कि गिरफ्तार करना पड़े तो पहले इनको क्या देना पड़ेगा, वारंट देना पड़ेगा 60 दिन पहले। उसके बाद हैं संसद सदस्य और राज्य विधानमंडलों के सदस्य। राज्य विधानमंडलों के सदस्य यानी राज्य विधानसभा और विधान परिषदों के सदस्य, और संसद में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य। तो संसद सदस्यों को ये जो विशेषाधिकार प्राप्त है वह अनुच्छेद 105 में, और विधान मंडलों के सदस्यों को जो विशेषाधिकार प्राप्त है ये अनुच्छेद 194 में प्रदान किया गया है। ठीक है, तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में है। इसमें किसी व्यक्ति को विशेष नहीं माना जाएगा, सभी को समान माना जाएगा। अनुच्छेद 14 कहता है कि विधि के समक्ष सभी लोग समान हैं और सभी को विधि का समान संरक्षण मिलेगा। इसमें विधि के समक्ष समानता ब्रिटेन से ली है और विधि का समान संरक्षण यूएसए से लिया है। ठीक है, और इसके अपवाद कौन कौन हैं, तो राष्ट्रपति, राज्यपाल, ये अनुच्छेद 361 से इनको विशेषाधिकार मिला हुआ है। इसी तरह संसद सदस्य और राज्य विधानमंडलों के सदस्य भी क्या किए गए हैं, अनुच्छेद 105 और अनुच्छेद 194 के तहत इनको भी ये विशेषाधिकार प्राप्त है कि जब संसद का सदन चल रहा होगा या विधानसभाओं का सदन चल रहा होगा तो उसके सत्र शुरू होने के 40 दिन पहले और सत्र समाप्त होने के 40 दिन बाद तक इनको गिरफ्तार नहीं कर सकते। इसलिए ये कभी भी गिरफ्तार नहीं किए जा सकते, 5 साल तक बिल्कुल सेफ बैठे रहते हैं, क्योंकि सत्र शुरू होने के 40 दिन पहले और 40 दिन बाद, 40 एक दिन तो सत्र भी चलेगा, तो 3 सत्र सामान्यतः चलते हैं, तो 120 या 360 दिन हो जाते हैं, तो 360 दिन सेफ हैं। इस तरह से 5 साल तक इनको गिरफ्तार नहीं कर सकते, केवल दीवानी मामलों में। समझ गए, अभी किसी को अगर मार देंगे तो फिर तो इन पर तुरंत के तुरंत गिरफ्तारी होगी ही, वो तो अलग चीज है। तो दीवानी मामलों में छूट इनको मिलती है। ठीक है भाई, तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 क्लियर है सबका। समानता शब्द कहां से आया, फ्रांसीसी क्रांति से आया, और ये इस प्रकार से अनुच्छेद 14 आपका हो जाता है। अब देखिए अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 बिल्कुल आसान से है, शायद आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया था इसका, मैंने मिटा दिया है, कोई बात नहीं, थोड़ा बैक करके ना फिर इसको देख लेना। ठीक है, चलो अनुच्छेद 15 देख लेते हैं। अनुच्छेद 15 है, ये कहता है सामाजिक समानता, सामाजिक समानता। अब समाज में हर व्यक्ति क्या माना जाएगा, समान माना जाएगा। किस आधार पर, लिंग, जन्म स्थान, वर्ण, जाति और वंश। ठीक है, ये 5 इनको क्या दिए हुए हैं, विशेष अधिकार, कि किसी के व्यक्ति के आधार पर, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, वर्ण के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, जाति के आधार पर नहीं होगा, और वंश के स्थान पर धर्म आएगा, धर्म, जन्म स्थान या इसी को कहा जाता है मूल वंश, एक ही बात है, जन्म स्थान और मूल वंश,
इसके अलावा धर्म, इनके आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, तो सामाजिक समानता कहती है चाहे महिला है चाहे पुरुष है सबको समान माना जाएगा। जन्म स्थान चाहे वो बंगाल में, जैसे अपने यहाँ होता है ना बिहारी आ गया भाई, राजस्थान में थोड़ा सा कि भाई बिहारी, तो बिहारी से समझेंगे कि यार ये तो अलग तरह के होते हैं। तो ऐसे ही नागालैंड का कोई व्यक्ति है, अब वहाँ पे चूंकि वहाँ पे खाना नहीं है तो वो लोग कुत्ते भी खा जाते हैं। ठीक है, तो ये वहाँ का अपना खुद का सांस्कृतिक कल्चर है, वो उनका कल्चर है। तो अब उनको यहाँ पे अपन अलग दृष्टि से देखें राजस्थान में या दिल्ली में, तो उससे फिर क्या होता है, उससे हमारे देश में अनेक कह सकते हैं अखंडता की भावना जो है वो प्रबल नहीं रह पाती, कि उन लोगों को लगता है कि ये तो हमें हे दृष्टि से देख रहे हैं। तो इस वजह से कहा है कि भाई समाज में हर व्यक्ति समान माना जाएगा, चाहे वो किसी भी जाति का है, किसी भी जन्म कहीं पर भी उसने जन्म लिया है, कैसा भी उसका रंग है, कोई भी उसकी जाति है, कोई भी उसका धर्म है। ठीक है, इन सभी आधारों पर किसी व्यक्ति को कोई भी उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब इसी सामाजिक समानता में एक बात कही गई कि भाई महिला हैं, जो महिला और बच्चे, ये लोग तो कैसे होते हैं बेचारे, थोड़े शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं। ठीक है, मतलब पुरुषों की तुलना में शारीरिक रूप से थोड़े से कैसे होते हैं, कमजोर होते हैं। इसलिए जो महिला और बच्चे हैं इनके लिए राज्य विशेषाधिकार दे सकता है। क्या दे सकता है? विशेषाधिकार दे सकता है। ये अनुच्छेद 15 के दूसरे भाग में बात कही गई कि जो महिला हैं और बच्चे हैं, यदि इनके लिए राज्य कोई विशेष कानून बनाता है तो उसे भारतीय संविधान का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ये बड़ी सिंपल सी बात है, इसमें कोई आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए यहाँ पे, इसके अलावा फिर यहाँ पे बात कही गई अनुच्छेद 15(4) में कि जो लोग शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं, शैक्षिक रूप से कैसे हैं, पिछड़े हैं, यानी उनका किसी भी सेवा में, आईएएस देख लीजिए, जितनी भी बड़ी सेवाएं हैं उनमें यदि उस जाति का या उस धर्म के लोगों का शैक्षिक रूप से प्रॉपर रूप से उनका जो जिस अनुपात में वो जाने चाहिए, जिस अनुपात में उनकी जनसंख्या है उस अनुपात में जाने चाहिए, वो नहीं जा पा रहे हैं, यानी वो शैक्षिक रूप से कैसे पिछड़े हैं, तो उन लोगों को क्या किया जाएगा, उन लोगों को क्या प्रदान किया जाएगा आपको? आरक्षण। लेकिन ये आरक्षण ना शैक्षिक संस्थाओं में दिया जाएगा, समझ रहे हो? अभी आप नौकरियों वाला मत समझ लेना, ये अनुच्छेद 15 चल रहा है, 15 में जो बात आएगी वो आपके शैक्षिक संस्थाओं में मिलेगा। ठीक है, तो शैक्षिक संस्थाओं में जो आरक्षण इनको दिया जाता है, ओबीसी को, एससी को, एसटी को, वो कहाँ दिया जाता है? 15(4) में। और अभी हाल ही में हमारे भारत में जो नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने एक और संशोधन करवाया था संविधान में, और जो ईडब्ल्यूएस है, ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकल वीक सेक्शन, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीक सेक्शन यानी आर्थिक पिछड़ा वर्ग। ठीक है, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, ये जो है ना ईडब्ल्यूएस, इसको जो है 15(6) में ये प्रदान किया गया कि इनको भी शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण मिलेगा। ठीक है, कितना प्रतिशत दिया इनको? 10%। नौकरियों वाला नहीं बता रहा हूं, अभी ध्यान रखना, अभी ये वाला कौन सा चल रहा है? ये वाला चल रहा है आपके जो शैक्षिक संस्थाएं, जैसे महिला और बच्चे, इनको भी शैक्षिक संस्थाओं में अनुच्छेद 15(2) के तहत मिल जाएगा आरक्षण। ठीक है, 15(4) के तहत किसको मिल जाएगा? पिछड़े वर्गों को मिल जाएगा, एससी, एसटी, ओबीसी को मिल जाएगा, और ईडब्ल्यूएस को कौन से में मिल जाएगा? 15(6) में मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक? अनुच्छेद 15 क्लियर है सबका कि सामाजिक समानता की बात कह रहा है ये, लिंग, जन्म स्थान, वर्ण, जाति, धर्म सभी के आधार पर यहाँ पे क्या मिलेगी? सबको समानता मिलेगी। और लेकिन ये भी कहा गया कि अगर राज्य महिला और बच्चों के लिए कोई विशेष कानून बनाता है तो उसको इस मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। साथ ही एक बात ये भी कही गई कि यदि कोई वर्ग पिछड़ा हुआ है तो उसको यदि शैक्षिक संस्थाओं में आरक्षण दिया जाएगा तो उसे भी सामाजिक समानता का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। यानी आरक्षण जो है ना, वो इस हमारे मूल संविधान का एक हिस्सा है, समझ गए? मूल संविधान का एक भाग है। ठीक, आगे हम बात करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, आराम से लिख लेना, बाद में जल्दी ले लीजिए। अनुच्छेद 15, चलें आगे, चलिए। अब देखिए अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन में, लोक नियोजन
में अवसर की समानता, यानी लोक नियोजन, जनता के नियोजन में सभी को क्या मिलेगा? अवसर की समानता मिलेगी। यानी सीधी सी बात है, लोक नियोजन का मतलब हो गया नौकरी। ठीक है, जितनी भी नौकरियां होंगी ना आपकी, उन नौकरियों में भी सबको क्या माना जाएगा साथियों? समान माना जाएगा नौकरियों में। ठीक है, तो नौकरियों में अवसर की क्या रहेगी? समानता रहेगी। लेकिन यहां भी आपको पता है आरक्षण प्रदान किया गया है, तो वो आरक्षण भी ना संविधान का उल्लंघन नहीं है, इस अनुच्छेद 16 के तहत ही प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 16(4) के तहत किसको आरक्षण मिल गया? ओबीसी, एससी, एसटी को। और अनुच्छेद 16(6) के अनुसार किसको आरक्षण मिल गया? यह आरक्षण मिल गया आपके ईडब्ल्यूएस को। ठीक है, 10% आरक्षण इनका है, इनका अपना अलग अलग है। ठीक है, तो ये आपको कहां प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 16 के तहत ही प्रदान किया गया है, तो इसको भी आप लिख लेंगे। अब बात करते हैं अनुच्छेद 17 की। अनुच्छेद 17 क्या कहता है? अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत। इस अस्पृश्यता का ही दूसरा नाम है छुआछूत, कि हमारे देश में ना ये अछूत वाली जो धारणा है ये बहुत प्राचीन है और इसको लोगों की मनोभावनाओं से निकालना बड़ा कठिन है। आज भी हमारे यहाँ इस प्रकार की घटनाएं देखने को मिलती हैं कि जिसमें छुआछूत जैसी चीज़ों को बढ़ावा दिया जाता है, लेकिन भारतीय संविधान इसको क्या करता है? इसका विरोध करता है। भारतीय संविधान कहता है कि छुआछूत, मानव का जन्म एक ही प्रक्रिया से हुआ था, मानव एक जैसी चीज़ों से ही मिलकर के बना हुआ है, उसको छोटी जात का बड़ी जात का कह करके आप उसके साथ छुआछूत नहीं कर सकते। अगर आप छुआछूत करते हैं तो आप भारतीय अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 में इसके लिए कानून बनाया था, भारतीय अस्पृश्यता निवारण अधिनियम, उसके तहत वो दंड का भागी होगा। तो अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 करता है और ये आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 17 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें अस्पृश्यता का अंत आपसे पूछेगा, छुआछूत का अंत। छुआछूत का अंत संविधान के कौन से अनुच्छेद में? तो आप उत्तर देंगे अनुच्छेद 17। कौन से, कब इस पर कानून बनाया था? 1955 में। इसके बाद आता है अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 क्या कहता है? उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत। ठीक है, उपाधियों का अंत से मतलब है कि किसी भी क्षेत्र में उपाधियां नहीं दी जाएंगी, केवल दो क्षेत्रों को छोड़ दें, एक शिक्षा का क्षेत्र और एक सैन्य क्षेत्र। इन दोनों क्षेत्रों को छोड़ करके किसी भी क्षेत्र में उपाधियां प्रदान नहीं की जाएंगी। तो जब भारत सरकार ने 1954 में भारत रत्न शुरू किया था, इसके साथ एक और शुरू हुआ था पद्मश्री, दो ही पुरस्कार शुरू हुए थे एक साथ। वर्तमान में 4 पुरस्कार भारत सरकार वितरित करती है, भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री। लेकिन उस समय 1954 में 2 पुरस्कार शुरू हुए थे, भारत रत्न और पद्मश्री, और बाकी के जो पद्म भूषण और पद्म विभूषण हैं वो 1983 में स्टार्ट हुए थे। ये चीज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए। ठीक है, लिख लो भली से इसको। पद्म भूषण और विभूषण ये कब शुरू हुए थे? 1983 में स्टार्ट हुए थे। 54 में तो भारत रत्न और पद्मश्री ही शुरू हुए थे। तो 1954 में भारत रत्न और पद्मश्री जब मिलना स्टार्ट हुआ था, तब कई विद्वानों ने अनुच्छेद 18 के तहत इसमें बात कही गई थी भाई उपाधियां नहीं दी जाएंगी, तो इसको सुप्रीम कोर्ट ले गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उपाधियों का अंत इसलिए किया गया कि मानव समान रहे, कि कोई व्यक्ति, जैसे पहले के राजा नहीं देखते आप, कोई राजा उपाधि धारण कर रहा है गंगई कोंड चोलपुरम, राजेंद्र प्रथम क्यों धारण करता है? कि भाई मैंने गंगा के क्षेत्र को जीता, ठीक है, मैं वहां का विजेता हूं, गंगई कोंड, गंगा के क्षेत्र का विजेता। ठीक है, ऐसे एक नरसिंह वर्मन था, वातापी कोंड की उपाधि धारण करता है कि भाई मैं वातापी का विजेता हूं। तो उससे क्या होता है? आपस में विरोध होता है। अब हम एक स्वतंत्र देश में हैं, पूरा देश एक है, तो अब कोई भी ऊंचा नीचा नहीं है, सब समान है, इसलिए समानता की बात की गई और समानता के तहत ऐसी उपाधियां नहीं धारण की जाएंगी, ना कोई प्रदान करेगा। और अगर कोई कहीं उपाधि लेने जा भी रहा है तो भारत के राष्ट्रपति से उसकी अनुमति लेनी पड़ेगी। ठीक है, ये बात इसमें कही। तो जब भारत सरकार ने ये शुरू किए तो सुप्रीम कोर्ट ले गए लोग कि भाई अब तो आप पुरस्कार दे रहे हो इन लोगों को,
तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे इसका व्याख्या करी थी कि ये अनुच्छेद जो 18 है ये कहता है कि सभी व्यक्ति समान हैं, इसलिए कोई उपाधि धारण नहीं करेगा, परंतु समानता ये भी नहीं कहती कि जो लोग उल्लेखनीय कार्य करें उनको सम्मानित ना किया जाए। जो लोग उल्लेखनीय कार्य करेंगे उनको सम्मानित जब किया जाएगा तो और लोग भी अच्छा कार्य करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। तो ये एक सकारात्मक वे है, एक सकारात्मक राह है, इस पर तो लोगों को आगे हमें बढ़ाना है, इसलिए ये तो प्रदान किया जाएगा। लेकिन जिस व्यक्ति को भी भारत रत्न मिलेगा, पद्म श्री मिलेगा, वो अपने नाम के आगे इसका उपयोग नहीं करेगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा था कि भाई नाम के आगे इस पुरस्कार का उपयोग आप नहीं कर सकेंगे। हालांकि आज बहुत सारे लोग इनका इस तरह से लिख देते हैं कि भाई सब फलान सिंह भारत रत्न और उसके आगे नाम लिखते हैं, वो गलत है, ठीक है। लेकिन उस पर कोई कानून अपने यहाँ पे दंड का प्रावधान तो है नहीं, तो इसलिए वो चल रहा है अब भी, ठीक है। तो ये भारत रत्न और पद्म श्री जो थी ये उपाधियों का अंत इस वाले अनुच्छेद 18 के तहत जो प्रदान किए जाते हैं, ठीक है। आप याद रखेंगे ये सारे जो हैं मूल आपके पुरस्कार। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से लिख लेना बाद में, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आराम से लिख लेना, कोई जल्दी नहीं है। अगर तुम्हें कुछ लगे कि भाई ये चीज़ हमें क्लियर नहीं हो रही है तो एक बार वीडियो को पीछे लेके दोबारा देख लेना, समझ आ जाएगा। चलिए अगला हम मूल अधिकार देखते हैं। तो पहला मूल अधिकार आपका क्लियर होना चाहिए। पहला मूल अधिकार कौन सा है बच्चों? समानता का अधिकार। और समानता का अधिकार क्या कह रहा है? समानता का अधिकार कह रहा है कि सभी लोग समान हैं, किसी को भी विशेष नहीं माना जाएगा, विधि के समक्ष समान हैं, विधि का समान संरक्षण है सभी को। इसके अलावा सामाजिक समानता है, लोक नियोजन में अवसर की समानता है, इसके साथ ही अस्पृश्यता का अंत है और उपाधियों का भी अंत है, यानी समानता हर प्रकार से आपको अवेलेबल होगी, ठीक है। अब दूसरा मूल अधिकार कौन सा है? दूसरा मूल अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार शुरू होता है अनुच्छेद 19 से लेकर के और 22 तक। इसमें 4 अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 19 कहता है, इसमें आपको 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी हैं, 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं। यह आजादी की बात करता है अनुच्छेद 19। 6 प्रकार की स्वतंत्रता, पहले इसमें 7 प्रकार की थी, एक वो संपत्ति वाली उसको हटा दिया है, वो मैं यहां लिख देता हूं, एक हटा दी है, कौन सी? अनुच्छेद 19 6, और अगर इंग्लिश में हम लिखेंगे तो 19F लिख देंगे। इसमें कौन सी थी? संपत्ति रखने की स्वतंत्रता। इसको क्या कर दिया? 1978 में हटा दिया। वो बात मैंने वहां स्टार्टिंग में बताई थी, वही है, ठीक है। तो इसमें ये वाली भी थी। तो अब वर्तमान में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं। पहला है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी हर व्यक्ति को बोलने की और अपनी अभिव्यक्ति देने की आजादी है, ठीक है। तो इसको हम बोलने की और अभिव्यक्ति की आजादी के रूप में याद कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके तहत हमको प्रेस की आजादी है, जो न्यूज चैनल्स हैं इनकी जो आजादी है वो किस में है? अनुच्छेद 19 के 1 में है। अनुच्छेद 19A 1 या A लिख सकते हैं इसको हम। और इसके साथ ही प्रेस की आजादी के साथ आपको एक और है नोटा का अधिकार। नोटा का अधिकार, नोटा क्या है? नोटा, नोटा यानी नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव यानी उपर्युक्त में से कोई नहीं। जो ऊपर जितने भी दिए गए, भाई वोटिंग के दौरान आपने देखा होगा कैंडिडेट होते हैं, उनके नीचे एक नोटा का बटन होता है, उसमें ये होता है कि भाई आप अगर कोई भी पसंद नहीं है तो इसको चुन सकते हैं। तो इसका मतलब होता है उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहां से प्रश्न अगर कभी आता है तो ज्यादातर बच्चे उसको गलत करके आएंगे, क्योंकि सामान्यतः क्या करेगा वो 4 तो अर्थ, 3 तो ऐसे देगा जो इसमें कुछ लिखा होगा और चौथा दे देगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आप समझेंगे कि यार ये तो ऐसा है, जबकि इसका अर्थ ही ये बनता है, ठीक है। याद रखेंगे नोटा यानी नन ऑफ द अबव। तो ये पहले वाले में दिया है। इसके बाद 19 के दूसरे पार्ट में क्या प्रदान किया गया है आपको? 19 का जो दूसरा पार्ट है उसमें आपको प्रदान किया गया है साथियों संघ बनाने की आजादी। सॉरी, संघ बनाने की आजादी तीसरे में। दूसरे में है निरायुद्ध सम्मेलन का अधिकार। निरायुद्ध सम्मेलन, या इसको मैं दूसरे शब्दों में कह सकता हूं शांतिपूर्ण सम्मेलन का अधिकार।
ठीक है। निरायुद्ध का मतलब होता है कि बिना युद्ध की भावना के आप कोई सम्मेलन बुला सकते हैं, यानी शांतिपूर्ण सम्मेलन आप बुला सकते हैं। ठीक है, ये आपका अधिकार है। तीसरा इसी के तहत प्रदान किया गया संघ या संस्था गठित करने का अधिकार, संघ या संस्था बनाने का अधिकार। ठीक है। चौथा इसी में है देश के किसी भी भाग में, देश के किसी भी भाग में आने जाने की आजादी, आने जाने या मैं कह सकता हूं घूमने की आजादी। ठीक है। इसके बाद है देश के किसी भी भाग में व्यापार या कह सकते हैं व्यावसायिक गतिविधियां करने की आजादी, यानी आप देश के किसी भी हिस्से में क्या कर सकते हैं, व्यवसाय सॉरी यहाँ भी थोड़ी सी गलती हो गई, 1 मिनट रुको, ये 6 में आएगा। 5 में है देश के किसी भी हिस्से में बसने की आजादी, बसने की आजादी, यानी देश के किसी भी हिस्से में आप रह सकते हैं। और 6वें में है व्यावसायिक गतिविधि, यानी देश के किसी भी हिस्से में आप क्या कर सकते हो, व्यापार कर सकते हो। क्या कर सकते हो, व्यापार। तो ये बात कौन से अनुच्छेद में कही गई, अनुच्छेद 19 के 6वें पार्ट में ये बात कही गई कि भाई व्यावसायिक गतिविधियों का अंजाम आप किसी भी क्षेत्र में दे सकते हैं। ठीक है, ये आपके अधिकार हैं। तो अनुच्छेद 19 जो है इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। एक स्वतंत्रता इसमें पहले तो 7 थी, लेकिन अब 6 हैं, एक हटा दिया। कौन सा, संपत्ति रखने की स्वतंत्रता को हटा दिया। तो अब कौन कौन सी हैं, एक तो वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है जिसमें आपको प्रेस की आज़ादी, नोटा का अधिकार, और इसी के तहत आपको RTI भी मिलता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, यानी आप सूचना भी प्राप्त कर सकते हैं, वो भी आपको अनुच्छेद 19 के एक पार्ट में ही मिलेगा। उसके बाद है दूसरा निरायुद्ध सम्मेलन की आज़ादी या शांतिपूर्ण सम्मेलन की आज़ादी। तीसरा है संघ या संस्था बनाने की आज़ादी। चौथा है देश के किसी भी भाग में आने जाने की आज़ादी। 5वां है देश के किसी भाग में बसने की आज़ादी। और 6वां है देश के किसी भी भाग में व्यापार करने की आज़ादी या व्यावसायिक गतिविधि करने की आज़ादी। ठीक है, ये वाला आपको प्रदान किया गया है। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। चलें आगे। अब देखिए, मुझे लगता है आज केवल ये आपके स्वतंत्रता का अधिकार ही होगा, क्योंकि क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। फिर ये पूरा करा देता हूँ, फिर उसके बाद बाकी के जो मूल अधिकार हैं उनको अगली क्लास में कर लेंगे। ठीक है, कोई परेशानी? देखिए अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 20 जो है 19 में क्या दिया है, 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी हैं। अनुच्छेद 20 है अपराध सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण, अपराध सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण, यानी यदि किसी व्यक्ति पर कोई, जब तक कोई अपराध साबित नहीं होगा तब तक उसको सुरक्षित रखा जाएगा, संरक्षित रखा जाएगा। यानी सीधी बात यह है कि यदि कोई व्यक्ति अपराध जब तक उस पर साबित नहीं है तब तक वो अपराधी नहीं है, और जब तक वो अपराधी नहीं है तब तक उसको आप गिरफ्तार भी नहीं कर सकते, ये उसको छूट मिलेगी। साथ ही जब आप उसको गिरफ्तार करने जाएंगे तो पहली बात, जब आप उसको गिरफ्तार करने जाएंगे तो वह आपसे इसका कारण पूछ सकेगा, कारण पूछ सकेगा। तो कारण बताना पड़ेगा। सीधी सी बात है, यदि कोर्ट का वारंट आपके पास है तो ही आप उसको गिरफ्तार कर सकेंगे, अन्यथा यदि आप शांति भंग में गिरफ्तार करेंगे तो फिर सुबह छोड़ना पड़ेगा, यानी 24 घंटे से पहले उसको छोड़ना पड़ जाएगा आपको। क्यों? क्योंकि आप उसके विरुद्ध कोई क्या नहीं करवा पाओगे, कार्रवाई नहीं करवा पाओगे। तो कारण पूछा जाएगा। ठीक है, तो अपराध सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण, यानी सीधी सी बात है, जब तक किसी पर कोई अपराध साबित नहीं होता तब तक उसे अपराधी नहीं माना जाएगा। तो इस अपराध सिद्धि के जो विरुद्ध संरक्षण है, इसमें वह व्यक्ति जो है, जो भी व्यक्ति आप उसको गिरफ्तार करेंगे उसको खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर पाओगे, विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर पाओगे। यानी उस व्यक्ति के पास चुप रहने की स्वतंत्रता है, चुप रहने की स्वतंत्रता। और जो ये चुप रहने की स्वतंत्रता है ना साथियों, इसी को कहा जाता है राइट टू साइलेंस। ध्यान रखना, राइट टू साइलेंस यानी चुप रहने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 20 में है। ठीक है,
पहला तो वह कारण पूछ सकेगा, दूसरा वह खुद के लिए गवाही नहीं देगा खुद के विरुद्ध, यानी वो चुप रहने की स्वतंत्रता भी उसकी एक स्वतंत्रता है, वो उसका मूल अधिकार है जो अनुच्छेद 20 के दूसरे भाग में आता है। ठीक, तो ये अपराध सिद्ध, और साथ ही इसमें एक बात और कही गई कि किसी भी व्यक्ति को दोहरा दंड नहीं दिया जाएगा, दोहरा दंड से संरक्षण, यानी एक अपराध के लिए व्यक्ति को एक ही सजा मिलेगी, किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। तो ये इसमें आपके कौन से में आ जाता है, अनुच्छेद 20 में आ जाता है। ठीक है, लिख लीजिए फटाफट इसको या स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं। हो गया, चलिए अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 21 की। एक काम करते हैं, अनुच्छेद 21 को नेक्स्ट क्लास में समझते हैं। आज के लिए पर्याप्त है मेरे हिसाब से, इतना आप पढ़िए, इसको रिवाइज कीजिए, अच्छे से कॉपी में लिख लीजिए। मैं आश्वासन देता हूँ, गारंटी देता हूँ आपको कि यहाँ से सभी प्रश्न आपके जो परीक्षाओं में पूछे जाएंगे वो आप सॉल्व कर लेंगे। पिछली जो भी परीक्षाएं आयोजित हुई हैं उनमें आप एक बार देखना कि भाई किस तरह के प्रश्न किए जा रहे हैं, तो वहाँ पे आप उनको जब देखोगे ना तो आप सारे प्रश्नों को हल कर लोगे। ठीक है, कमेंट के माध्यम से मुझे बताना अगर कोई कमी है तो, और यदि आपको पसंद आ गई है वीडियो तो इसको बहुत ज़्यादा मात्रा में शेयर करिए, हर व्यक्ति तक पहुँचाइए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।